नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या फर्जीवाड़े के दम पर एक बार फिर से बेरोजगारों के साथ अन्याय होने वाला है या फिर हो रहा है? क्या फिर से फर्जीवाड़े के दम पर अपात्रों को नौकरी मिलेगी और पात्र बैठे रह जाएंगे? ये सवाल खड़े हुए हैं आयुर्वेद विभाग निदेशालय द्वारा निकाली गई कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड के पदों की भर्ती पर। यह सीधी भर्ती है जिसमें सीधे तौर पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं, यानी जिसके नंबर ज्यादा उसको वरीयता के आधार पर नौकरी। आपको ये लाइन सुनकर लगेगा कि फिर फर्जीवाड़ा भला कैसे हो सकता है, धांधली कैसे हो सकती है। दरअसल इस फर्जीवाड़े पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि निदेशालय ने भर्ती के लिए जो योग्यता बताई थी उसमें 3 साल का डिप्लोमा जरूरी बताया गया, जबकि जिनको नौकरी दी जा रही है उनमें वो शामिल हैं जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है, न कि अभी सत्यापन का काम चल रहा है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि भर्ती में शामिल होने और नौकरी लेने के लिए जर्नल और ओबीसी से संबंधित आवेदनकर्ताओं ने एमबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया और एमबीसी में नौकरी ले रहे हैं। इसमें एमबीसी वाले सही आवेदनकर्ताओं को नौकरी नहीं मिल रही। आरोप यह भी है कि मेघालय के किसी यूनिवर्सिटी से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं और उनमें ज्यादा नंबर लिए गए हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर ये सभी आरोप लगे हैं और सही हैं तो फिर इस फर्जीवाड़े को नौकरी देने से पहले कैसे रोका जाए, कौन इसको रोकेगा और इस फर्जीवाड़े का इलाज कब होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। दरअसल सत्यापन का काम चल रहा है, 24 तारीख तक सत्यापन का काम होगा। क्यों ना उससे पहले अगर ये फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसको रोका जाए और जो पात्र हैं उनको नौकरी दी जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, नर्सेज आयुर्वेद काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र फोगाट जी और दीपेश सिंह। इनको आप विसल ब्लोअर कह सकते हैं, जो लगातार वो तमाम डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे कर रहे हैं और वो तथ्यों को भी इकट्ठे कर रहे हैं जिसके जरिए इस फर्जीवाड़े को सामने लाया जा सके। धर्मेंद्र फोगाट जी, सबसे पहले चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, उससे पहले कि ये तमाम डॉक्यूमेंट अपने दर्शकों को दिखाऊं कि किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो 100% सही फर्जीवाड़ा हो रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है और बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से राजस्थान में भी हाल ही में आयोजित भर्तियों में जिस तरह की नकल के प्रकरण, जिस तरह के फर्जीवाड़े के प्रकरण सामने आए हैं, इससे राजस्थान का बेरोजगार पूरी तरह से भयभीत है और वो भयभीत बेरोजगार इस भर्ती में भी निश्चित रूप से इस तरह का अंदेशा जता रहा है और इस तरह से आंदोलनरत है। जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो बुरी तरह से भयभीत है और आशंकित है। क्योंकि अभी हाल ही में एमबीसी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की, एमबीसी के जो जाति के दस्तावेज बनाने की बात हमारे सामने आई है और दूरभाष पे हमारे साथियों ने उन कैंडिडेट से भी बात की है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हमने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं और हम इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस तरह की जानकारियां और इस तरह के ऑडियोज जब सामने आए हैं तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान का जो बेरोजगार है, आयुष नर्सेज, वो इस बात को लेकर के आशंकित है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो सकती है। जब साफ साफ उस नियम में लिखा है, जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि 3 साल, कम से कम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो इंटरटेन कैसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से किया हो? उनको कैसे आगे लाया जा सकता है? इसमें सबसे बड़ी गलती मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने एक बहुत शानदार पहल की और आयुष नर्सिंग काउंसिल का गठन किया अपने स्टेट में जी। उसके बावजूद प्रशासन ने सबसे बड़ी गलती ये की कि नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण की अनिवार्यता होनी चाहिए थी। एक्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान स्टेट में जो भी व्यक्ति नर्सिंग वृत्ति करेगा उस व्यक्ति को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल के पंजीकरण को साइडलाइन कर दिया गया, उसको बाईपास करते हुए सीधे भर्ती के लिए हमने आवेदन मांग लिए और उसमें पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं रखी। कानून की अनदेखी क्यों की गई? जी, अगर पंजीकरण की अनिवार्यता होती तो जिस बात को लेकर के आज हम चिंतन कर रहे हैं, जिस बात को लेकर के आज हम ये इतना बड़ा मंथन आयोजित कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अदर स्टेट से जो आ रहे हैं जी, उनका जो डिप्लोमा है वो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, वहां ना तो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। सर, मैं आपको रोकता हूं, दरअसल अपने दर्शकों को दिखाई देते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के लिए मांगी गई थी उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। जरा इसको गौर से आप पढ़िए। इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में लिखा है कि भारत में
विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीएससी, जो भी आयुर्वेद नर्सिंग में, साथ में इंटर्नशिप। आगे लिखा है कि ये शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों के साथ अनुसूची में उल्लेखित पद के लिए निर्धारित है। आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यह साफ साफ हम आपको दिखा रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर जवाब जरा दीजिए, एक नियम फिर बनाते क्यों हैं जब उसको फॉलो करना नहीं? एक काउंसिल बनाते क्यों हैं जब उसके जरिए जिनको रजिस्टर होकर नौकरी मिलनी चाहिए उसको अगर मानना ही नहीं है तो क्यों करते हैं ऐसा? देखिए विजेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इसमें जो नियम बताएं वो सही हैं। इसके अलावा एक नियम और है इसमें, जो भी हमारे यहाँ पे पहले से अभी कोरोना काल के दौरान भी बहुत सारे रिक्रूट हुए थे संविदा पर, उन संविदा कर्मियों को जो पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं या अलग अलग जो मिशंस हैं हमारे सरकार के, उनको वरीयता दी जाएगी। ये वरीयता देकर इस भर्ती में ही उनको वरीयता मिलेगी फ्रेश कैंडिडेट्स के मुकाबले जो ऑलरेडी कार्यरत हैं। अब इसमें स्क्रूटनी होनी है, स्क्रूटनी अब होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, जो अपनी क्वालिफिकेशन के दस्तावेज पेश किए लोगों ने उसकी स्क्रूटनी होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो काउंसिल में रजिस्टर नहीं, जब एक कानून बनाया गया और जो काउंसिल में रजिस्टर नहीं उनको इंटरटेन ही क्यों किया जा रहा है? देखिए इसमें कई टेक्निकल चीजें हैं। इसमें सिर्फ इतना सा नहीं है कि सिर्फ आयुष विभाग ने जो ये भर्ती निकाली है, इसमें आयुर्वेद के तो हैं ही नर्सेज, लेकिन यूनानी है, होम्योपैथी है, इसके बहुत सारे जो और भी पहलू हैं जिनको लेना है। होम्योपैथी वालों को भी लेना है, यूनानी वालों को भी लेना है। 3 साल की बाध्यता तो सबके लिए होगी ना सर? बिल्कुल, 3 साल की बाध्यता है। 3 साल जो क्वालिफिकेशन है जो है सर्विस रूल्स में जाएगी। ये 3 साल की बाध्यता है। 4 साल का बीएससी यदि हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालय जो जोधपुर का सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय यहाँ से किया, ये होगा और अब ये वेरिफिकेशन होना है। लेकिन उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र फोगाट जी बोलिए। आपको बताना चाहूंगा, आपने जैसे अभी कहा कि भाई होम्योपैथी और यूनानी के, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये काउंसिल होम्योपैथी और यूनानी का भी पंजीकरण कर रही है, तो फिर इसको बाईपास करने की जरूरत नहीं थी। जब वो पंजीकरण करने में सक्षम है और तीनों ही पैथियों का पंजीकरण इस आयुष नर्सिंग काउंसिल में हो रहा है, तो फिर इसको बाईपास क्यों किया गया? और बाईपास करना था तो इतना बड़ा एक्ट क्यों बनाया गया? राजस्थान में इतना एक्सपेंडिचर क्यों किया गया जब इसको बाईपास ही करना था? ठीक है, लेकिन जिस निर्देश का जिक्र हम कर रहे थे उसके साथ साथ कुछ चीजें आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस निर्देश में साफ लिखा था कि योग्यता के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। अब आपको सिलेक्शन की लिस्ट दिखाते हैं। 337 नंबर को देखिएगा। इस 337 नंबर पर एक नाम लिखा हुआ है प्रभुराम, साथ में इनकी मार्कशीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस मार्कशीट को भी देख लीजिएगा जिसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय से 2 साल का डिप्लोमा किया गया है। सवाल यह भी है कि 2 साल के डिप्लोमा के आधार पर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, जबकि 3 साल का डिप्लोमा साफ तौर पर चाहिए होता है। एक और दिखाते हैं, इसको भी जरा देख लीजिएगा। अब 370 नंबर को देखिए, इसमें नाम लिखा है चांदनी, साथ में इनकी मार्कशीट भी देख लीजिए जिसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय से 2 साल का डिप्लोमा किया गया है। सवाल यहां भी यही है कि 2 साल के डिप्लोमा के आधार पर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, जबकि 3 साल का डिप्लोमा इसके लिए चाहिए। फोगाट जी, इससे जुड़ा एक और सवाल, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों के ऐसे भी फोन आए जो ये कह रहे थे कि सर हमने बाकायदा इस यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी के अंदर फोन किया और इस कोर्स के बारे में पूछा, उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि ऐसा कोई कोर्स यहां से संचालित होता ही नहीं। फिर ये डिग्रियां कहां से आ गई? या मेरे पास जो फोन करे वो झूठ बोल रहे हैं? जी, निश्चित रूप से इस बात की बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए हैं जिनमें बच्चों ने बाकायदा यूनिवर्सिटी में पता किया है ये जो मेघालय यूनिवर्सिटी इस तरह का कोई कोर्स संचालित नहीं कर रही है। तो अगर इस तरह का कोर्स ही संचालित नहीं है और उन लोगों को यहाँ सरेआम एंटरटेन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो चिंता के विषय है जी। और इसकी गहराई से पुख्ता जांच होनी चाहिए। और इस तरह के लोग अगर अभ्यर्थी आते हैं तो ये मैं समझता हूँ पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉज होनी चाहिए जी। पहले तो डिप्लोमा ही फर्जी, ऊपर से 2 साल का, उसके बावजूद एंटरटेन हो रहे हैं जी, काउंसिल को बाईपास कर रहे हैं जी। राजस्थान पहला स्टेट है जो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करता है, स्पेसिफिक कोर्स। मैं समझता हूं कि आयुष नर्सिंग के क्षेत्र में राजस्थान सबसे स्पेसिफिक कोर्स का संचालन कर रहा है जो 2.5 वर्षीय पाठ्यक्रम है और 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप के साथ संचालित ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, क्या सिर्फ महंगाई बढ़ाने तक ही ध्यान रहेगा या बेरोजगारों के साथ अन्याय जो हो रहा है, जो अन्याय होता दिखाई दे रहा है, उसकी आवाज बनने की भी कोशिश करेंगे?
देखिए विजेंद्र जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति और पूरा उनके संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। देखिए मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था और फोगाट जी ने जो बोला उसको भी सुन रहा था। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे एमबीसी में आरक्षण को लेकर के हो, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर आरोप हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए अगर इस तरह की गड़बड़ियां चल रही है। इसीलिए फर्स्ट इंडिया इस पर डिबेट विजेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। आप देखिए 2 माह के बाद में सरकार जो है अपना 1 मिनट नहीं बिल्कुल दिखाई दे रही है। हम तो लगातार इसको लेकर के आरक्षण जो बेरोजगार हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे युवा मोर्चा ने बाकायदा, देखिए अभी आप जो रीट की परीक्षा हुई थी जिसको 5 बार स्थगित करने के बाद सरकार ने फाइनली 26 सितंबर को करवाया और उसमें भी पेपर लीक हो गया, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह आंदोलन किया है। विजेंद्र जी, मैं बहुत गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए 2 माह के बाद ये सरकार अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस सरकार को की अगर उपलब्धियों की बात करें भर्ती के नाम पर, तो इस सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा 63 विभाग है जहां पे 2,60,000 भर्तियां पेंडिंग चल रही है। सिर्फ इस मुद्दे पर बात की जाए। मेरा गला थोड़ा खराब है सर, मैं इसलिए चिल्ला नहीं पाऊंगा और आपको रोक भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल इस मुद्दे पर बात नहीं, बिल्कुल इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। जो मुझे बताइए, जब ये सब कुछ सामने है वाली और ये मुझ तक पहुंच सकते हैं, अगर ये मुझ तक पहुंच सकते हैं तो बीजेपी तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी कहती है कि ग्रास रूट तक उनके कार्यकर्ता हैं, तो ये चीजें बीजेपी तक क्यों नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ऐसा है। देखिए तरह तरह के आवेदन हमारे पास आते हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं है कि फोगाट जी या इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो अभी उन्होंने हमारे पार्टी में को ज्ञापन दिया है या नहीं दिया है, लेकिन निश्चित रूप से आप जैसा प्रमुख चैनल इसको उठा रहा है। 2017 में तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने बनाया होगा काउंसिल को लेकर, इनको रजिस्टर्ड ही राजस्थान में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे तब किसी ने ध्यान नहीं दिया बीजेपी में। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन स्वर्णिम जी, लगातार मैं एक एक चीज को आपके सामने रख रहा हूं, दर्शकों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन उनको मिले जो पात्र हैं। फर्जीवाड़े के जरिए किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। सवाल मेरा यह है कि क्या इन सब चीजों की जांच होगी, और जांच में सिर्फ इतना नहीं कि जो फर्जीवाड़ा करें उनको बाहर कर दिया जाए, क्या उनके खिलाफ वही सख्त कार्रवाई होगी जो कहा गया था कि एक नया कानून आएगा और जो फर्जीवाड़ा करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? देखिए निश्चित रूप से विजेंद्र जी, अभी मैंने आपको यही बताया कि ये इन सबके दस्तावेज की, इनके क्वालिफिकेशन की, हर चीज की जांच अब होनी है। यही स्क्रूटनी होती है। आप स्क्रूटनी बोले या जांच बोले, जो इसमें फर्जीवाड़ा पाया जाएगा, मान लीजिए किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, आरक्षण का हो या अपनी क्वालिफिकेशन का हो या यूनिवर्सिटी का हो, जो फर्जी लगाएगा उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होती ही है, होनी है। हमारी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये करेगी नहीं। लेकिन मुझे बताइए, अगर किसी ओबीसी जाति के व्यक्ति ने, जनरल कास्ट ने एमबीसी का अगर सर्टिफिकेट बनवा लिया और वो लीगली बनवा लिया, उसकी जांच कैसे होगी? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर्टिफिकेट एक इस कैटेगरी का बन सकता है। अगर किसी ने गलत बनवाया है तो बनवाने वाले पर और बनाने वाले पर, मुझे बताइए बन कैसे जाएगा सर? देखिए मुझे एमबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकता है? देखिए जांच आ जाने दीजिए ना, अभी जो आरोप लगे हैं मैं आपको कुछ दिखाता हूं, सुनिएगा जरा गौर से और देखिएगा। सिलेक्शन दिखाते हैं जिसमें आप उस अभ्यर्थी का नाम और उसकी जाति पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आगे हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। नाम जरा सुन लीजिए। प्रियंका कुमारी है, बाकायदा एमबीसी लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में 47 नंबर है। यह एमबीसी की लिस्ट है जिसमें उनका 47वां नंबर है। नाम प्रियंका कुमारी है। अब हम आपको एक ऑडियो सुना रहे हैं जो दरअसल दिवेश जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने प्रियंका से बात की और प्रियंका से बात जब की गई तो प्रियंका क्या कुछ कह रही थी, ये जरा आपको सुनना चाहिए। सुनिए सर। न करूं हूं ना खुदा गुस्सा है रे मत जियो प्रियंका। तू क्यों वेरिफिकेशन करावे? क्यों एमबीसी कैटेगरी में कैसे भर सको आप? गुस्सा है रे मतलब क्यों? अरे एमबीसी कैटेगरी में कैसे डाल सको आप? नंबर नहीं बताओ। अब भैया वहाँ पे तो वो पता मेरे डॉक्यूमेंट चेक होंगे पर वहाँ पे निकल जाएंगे, कोई पता थोड़ी ना है। भर तो दियो, अब मैं क्या करूँ, गलती है गई जो है गई ना। नहीं तो अब सुनो, ओबीसी वाले ने, हाँ ओबीसी वाले सबको पता है। हाँ, और वहाँ केस कर रहे हैं। देखो
लोग बहुत फर्जी हैं कैसे? पुलिस वाले केस कर रही है, जो आए आज तुरंत पकड़ा दिए सब हैं? और ये कि रीना चौधरी है, एक ये सब कुमारी फुमारी है, ये सब पकड़ में आएंगी, ये पूरी फर्जी है। हाँ बोल। हमारे 20 छोरा लग रहे हैं, एमबीसी में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बबीना को नाम नंबर खानते आगे बबीना को नंबर। अच्छा, तो मैंने तो सर्टिफिकेट बनवा रखा है ना एमबीसी को। तो ऐसे कैसे बन जाएगा? आप ओबीसी में आओ, एमबीसी को सर्टिफिकेट कैसे बन जाएगा? तो सुना आपने, बाकायदा वो कह रही हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है, जबकि वो ओबीसी में आती है, और ये दावा देवेश कर रहे हैं। देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, देवेश ही जुड़े हुए हैं। देवेश, ये इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि ये ओबीसी में आती है और ये एमबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रही हैं? जरा बताइए। देवेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा बताइए। सर मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? बिल्कुल आ पा रही है, बताइए अब। लगता है देवेश को जोड़ने में दिक्कत हो रही है। मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि उनको फोन पर ले ले, टेलीफोनिक उनसे बात की जाए। लेकिन स्वर्णिम जी, अब मुझे बताइए, वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने गलती से सर्टिफिकेट बनवा लिया है। सर्टिफिकेट बन कैसे जाते हैं? देखिए, फर्जी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब किसी ने अगर कोई फर्जीवाड़ा करना है और नौकरी के लिए इस तरह का अगर आवेदन कर भी दिया है, तो जांच तो भी सरकार करेगी ना, जांच तो विभाग करेगा। नहीं सर, ये तो सामने आ गया, वरना वो सर्टिफिकेट को लेकर जाते और चले जाते। ये सामने तो जांच में आता ही है, ऐसा नहीं है। पहले भी भर्तियां हुई हैं, लोगों ने फर्जी डिग्री, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी एज सर्टिफिकेट, इस तरह के लगाते रहे लोग और पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद जेल भी जाते हैं। तो ये चीजें जो इसीलिए बनाई गई है, और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट नहीं करते हैं। नौकरी से पहले सत्यापन क्यों ना हो, क्यों ना ये पता चले कि जिसने एमबीसी का सर्टिफिकेट बनाया है उसकी जांच की जाए, और बन कैसे जाता है वो तो एक अलग बात है। उनको नौकरी दे दी जाएगी, कहीं पर नौकरी करेंगे, उसके बाद पता चलेगा तो फला जाति की फला गांव की है, ये तो आते ही नहीं एमबीसी में, कैसे हुआ उसकी शिकायत होगी, फिर उन तक जांच होगी, वो एक अलग प्रोसेस है सर। ये बनते कैसे हैं और सिलेक्शन होता कैसे है? मैं आपको यही बता रहा हूं कि सिलेक्शन में जो ये अपॉइंटमेंट से पहले इसका स्क्रूटनी होती है, जांच होती है, एक एक दस्तावेज की फिजिकल भी जांच होती है, सारी चीजें होती हैं। इसके बगैर फिजिकल जांच होती है, मतलब फिजिकल मतलब डॉक्यूमेंट्स की जो जांच है, एमबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाए, बिल्कुल मांगा जाता है, देखा जाता है, उसकी जांच होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने भर दिया अपने फॉर्म में या कोई फोटो स्टेट लगा दी, उनके पास है। आप आने दीजिए ना सामने, जांच होगी, जांच में गलत है तो गलत है, वो तो सामने आएगा सर, बिल्कुल आएगा सामने। मुद्दे को उठाया तो गलत है वो गलत ही निकलेगा, लेकिन वो सही नहीं निकलता। ऐसे कितने केसेस हैं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करी है, इसका मतलब है कि उन्होंने बाकायदा अच्छे से उस सर्टिफिकेट को बनवाया है, इसलिए वो कह रही हैं कि हाँ ठीक है मैं तो सर्टिफिकेट जमा कर दूंगी। ये बन कैसे जाते हैं? जी, ये बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो इस तरह के कूट रचित दस्तावेज बनाते हैं और कूट रचित दस्तावेज पेश करते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी भर्ती में आज तक, जैसा कि अभी स्वर्णिम जी ने बताया कि ये कह रहे हैं जांच हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कास्ट सर्टिफिकेट के इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी जांच होती है। अभ्यर्थी दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं और वो पतली गली से निकल जाते हैं। दस्तावेजों की जांच होती है, केवल आपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होती है। उनकी जांच होने के बाद में उनकी यूनिवर्सिटी से उनका वेरिफिकेशन मांगा जाता है, भाई जिस यूनिवर्सिटी से वो पास आउट है वहाँ से एक वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है। पर मोस्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जैसे जो सर्टिफिकेट हैं, इनकी बड़े पैमाने पर जांच नहीं होती है और ये लोग पतली गली से निकल जाते हैं। अभी एक और खेल में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, एक और काम इस भर्ती में होने वाला है। अभी जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए यहाँ किसी ने एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए या किसी ने अदर कास्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, नियमानुसार भर्ती में एक टैगलाइन डाली हुई है, जो भर्ती का फॉर्म अपने अप्लाई किया उसमें एक टैगलाइन डाली हुई है, किसी ने भी अगर गलत और भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए तो उसको सीधा भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ होने वाला ऐसा है, जैसा मेरे को सूचना मिली है कि जिन्होंने भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत कर दीजिए, मान लीजिए किसी ने बोनस में आवेदन कर दिया, उसके बोनस के दस्तावेज फर्जी हैं, तो उनको नियमानुसार तो भर्ती से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी करने ये जा रही है कि उन दस्तावेज वालों के वो जो बोनस के दस्तावेज वो हटा दिए जाएंगे और वो जो जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में फिर भी सर्वाइव करेंगे। नियमानुसार भ्रामक जानकारी देने वाले को डीबार कर दिया जाना चाहिए, उसको किसी भी कैटेगरी में सर्वाइव नहीं करना। तो ये है कि भ्रामक जानकारी देना, फर्जीवाड़ा करने पर 7 साल की सजा की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ आप उनको दोबारा से एंटरटेन करें उसकी कैटेगरी में,
उसके दस्तावेज हटा करके उसको किसी, अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर अरे तो अभी इस प्रियंका किया नहीं है कुमारी ना, ऐसे और वैसे में तो तब जाओ जब ये प्रक्रिया सर, मैं पूरी हो जाए। आपको आप बता कह रहे हैं दूं। कि आपको आशंका है, अभी प्रक्रिया चल रही है, स्क्रूटनी हुई नहीं है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा? आपके पास कोई वो ठीक है, तथ्य है क्या ठीक कि है, होगा? स्वर्णिम चतुर्वेदी मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, 5 नाम तो मैं ला चुका हूं सामने अभी तक आपके। 5 मुझे हो, बताइए, चाहे सुनिए विजेंद्र सर, जी 50 हो, मुझे सबकी ये स्क्रूटनी बताइए होगी। इन 5 के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? ये तो आप ऑथेंटिक है ना चीजें सारी, इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे बताइए मैंने मुझे। आपको क्या कहा, और मुझे बताइए, जितने भी महात्मा गांधी मेघालय से लेकर आए हैं, वहां जब ये कोर्स होता ही नहीं, तो जितनों ने ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? मैं यही कह रहा हूं विजेंद्र जी कि स्क्रूटनी प्रक्रिया में ये 1, 5, 10 आपने जितने नाम बताए, हो सकता है इनसे ज्यादा हो। मैं ये संभावना जाहिर कर रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, 1 हो चाहे 2 हो, ये अभी पता नहीं है। स्क्रूटनी में ये बात सामने आएगी, स्क्रूटनी में जिसके भी दस्तावेज कूट रचित हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी होगी, डिबार भी होंगे, भर्ती प्रक्रिया से तो बाहर होंगे, ये तो तय है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, समस्त दस्तावेज, अब जब मामला आपने और उजागर किया है तो और ज्यादा तीखी नजर से इसकी जांच होगी, निश्चित रूप से होगी। हमारे साथी हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सरकार सुनने के लिए तैयार है। मुझे लगता है मैं पहली भर्ती ऐसी देख रहा हूं जिसमें सर्टिफिकेट का पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से कहां से है। जो मेरे पास जानकारी और जो बच्चे बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। मैंने ऑडियो कॉल सुना दिया जिसमें खुद मान रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ कि उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। मैं पहली बार ये सब देख रहा हूं, और मैं पीसीआर टीम को कहूंगा कि देवेश को फोन पर जोड़ ले। जी बोलिए आशीष जी। देखिए विजेंद्र जी, अगर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसके हिसाब से ये जो आयुष भर्ती है, नर्सिंग भर्ती है, इसकी अस्थायी वरीयता जारी हो चुकी है। तो आप देखिए, सरकार ने जो अस्थायी मेरिट जारी कैसे कर दी अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही नहीं किया तो आपने, मतलब ये बड़ा गंभीर घोटाला लग रहा है एक तरह से कि आप फर्जी डिग्री लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी कोर्स संचालित नहीं करती है, आप फर्जी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी, कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना राजस्थान में, तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो आरक्षण के विवाद के कारण, कोर्ट में डिस्प्यूट में जाने के कारण कहीं ना कहीं लंबित हो जाती है। तो सरकार की कहीं ना कहीं मंशा पे जो है हमको डाउट होता है कि सरकार कुछ जान करके ऐसा करती है। सरकार भर्तियां आप ये कह रहे हैं नर्सिस की भर्ती में सरकार जानबूझकर ये करेगी? सर कमाल करते हैं आप भी। आप देखिए, अब ये कह रहे हैं सरकार मतलब एमबीसी के 50 पदों के लिए सब करेगी। बताइए फिर आपने जो टेम्परेरी मेरिट जारी कैसे कर दी अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए? फोगाट जी, विजेंद्र जी, जब आप ठीक है, हमारे साथ देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, जिस ऑडियो को आपने रिकॉर्ड किया उसके बारे में जानकारी आपको कैसे लगी, और ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो एमबीसी जाति से नहीं है? क्या आप उनको पहले से जानते हैं? सर बिल्कुल उसको पहले से जानते हैं विजेंद्र जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरी बात को ऐसी गहराई से उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बात ऐसी है कि मेरी जो मिसेज है ना सर जी, उसकी क्लासमेट रही है। ठीक है, उसने भी डिप्लोमा किया, उसने भी एक साथ, दोनों ने एक साथ बैच में किया था सर जी। और सर तो आप ये पूरे कंफर्म होके कह रहे हैं जिम्मेदारी से कि वो एमबीसी में नहीं आती हैं, हालांकि उन्होंने खुद भी स्वीकारा है? हाँ सर, 100% कंफर्म होके कह रहा हूँ, वो एमबीसी में नहीं आती, वो ओबीसी में आते हैं सर जी। 100% मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। और सर यूनिवर्सिटी के पास, उनके पास दोनों सर्टिफिकेट हैं। अब जो वो कल लगाएगी ना जो सर्टिफिकेट, 23 तारीख को वेरिफिकेशन है सर जी, एमबीसी कैटेगरी वालों का जी। तो सर वो जो कल जो वो लगाएगी सर, जो प्रमाण पत्र कल लगाएगी, और जब उस टाइम जो एडिशन की टाइम जो प्रमाण पत्र लगाया है वो भी यूनिवर्सिटी के पास है सर। जब एडमिशन लेते हैं उस टाइम सर जाति, मूल और आय, ये तीनों चीज लगाए जाते हैं सर। वो भी हमारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के पास है। और वो कल जो 23 तारीख को जो लगाने जा रही है वो भी यूनिवर्सिटी के पास होंगे सर जी। तो आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी में ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया गया और नौकरी के अंदर एमबीसी का? हाँ सर। और ऐसे कितने छात्र हैं जो एमबीसी कैटेगरी में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे सर मैं बताऊं, इसमें कम से कम ऐसे 10 बंदे निकलेंगे सर। और ये बात ऐसी है सर, इसको तो मैं एक्चुअल जानता हूं क्योंकि मेरे मिसेज के साथ किया था इसलिए। ठीक है देवेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोगाट जी, एक व्यापक स्तर पर मैं क्या ऐसे ही लिस्ट जारी हो जाती है सत्यापन से पहले कि जिसके जितने नंबर उन सबको बुला लिया जाए बिना चेक करे कि किसका फर्जी सर्टिफिकेट, किसकी फर्जी डिग्री, किसकी फर्जी मार्कशीट, कोई एलिजिबल है भी या नहीं, ऐसे ही लिस्ट बन जाती है?
जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका एक और बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारा निदेशालय प्रशासन है वो निश्चित रूप से इन भर्तियों को लेकर बेहद गंभीर है और बेहद पारदर्शी है। हमारे डायरेक्टर सीमा शर्मा जी और अतिरिक्त निदेशक आनंद शर्मा जी बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। दिक्कत आई है यूनिवर्सिटी जाने के बाद। यूनिवर्सिटी को हमने एक एजेंसी, हमारे डिपार्टमेंट ने एजेंसी के रूप में यूनिवर्सिटी को हायर किया, वो भर्ती कंडक्ट करवा रही है। और यूनिवर्सिटी के लेवल पे जब ऑनलाइन आवेदन मांगे गए तो उन्होंने साथ में दस्तावेज सबमिट नहीं करवाई। ये सबसे बड़ी गलती ये रही कि केवल जो छात्रों द्वारा जो जानकारी दी गई उसके आधार पर अस्थायी वरीयता सूची निकाल दी गई। अगर उनके साथ में फॉर्म के साथ में हम दस्तावेजों को भी सबमिट करवा लेते तो इतनी बड़ी धांधली होने की गुंजाइश है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनम जी, आपका भी शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी शुक्रिया। आशीष जी, माफी चाहूंगा आज थोड़ा कम वक्त में आपको दे पाया, लेकिन मुद्दा बच्चों से जुड़ा था तो मुझे लगा कि सारी डिटेल्स मैं दर्शकों के सामने रख दूं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम में भर्ती को रोकना भी नहीं और सिस्टम पर सवाल उठाना भी नहीं। हमारा मकसद है अगर सत्यापन के बाद यह सब कुछ रह जाता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, चाहे वो सर्टिफिकेट के जरिए हो, चाहे वो डिप्लोमा के जरिए हो, चाहे फिर वो डिग्री के जरिए हो, उनके खिलाफ उनको चुनना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।